हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 23 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। गोखले की अध्यक्षता वाले आईएनसी अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद प्रकट हुए। नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे। वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य को आईएनसी का लक्ष्य घोषित किया गया। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दिसंबर 1905 में बनारस जो अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसी अधिवेशन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच मतभेद निकलकर सामने आ गए हैं। गर्मपंथियों की मंशा थी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल और देश के अन्य भागों में तेजी से विस्तार किया जाए। इसमें अन्य संस्थाओं जैसे सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं इत्यादि को सम्मिलित करके इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। तो ऐसे करके आप ये देखेंगे कि यहाँ पर गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेद निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नरमपंथियों का ये मानना था कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। साथ ही ये आंदोलन को बंगाल से बाहर विस्तार करने के पक्ष में नहीं थे। नरमपंथी परिषदों के बहिष्कार के पूर्ण विरोध में थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों की तरह स्वराज्य या स्वशासन को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी एक प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर पहले का डी, यानी 1, 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सतारा और बलिया जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। तो बलिया में अगस्त 1942 में, 1942 में बलिया में, और सतारा की अगर बात करें तो 1943 में सतारा में, 1943 में सतारा में समानांतर सरकार यहाँ पे स्थापित की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विशेष विरोध किया। उन्हें यह भय था कि यदि अंग्रेजों ने उस समय भारत छोड़ दिया तो अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं का अत्याचार किया जाएगा। तो इस वजह से कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है अब आपका, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, बारदोली सत्याग्रह का प्राथमिक कारण राजस्व कर में वृद्धि था। अगला है, इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। आंदोलन के एक अंग के रूप में खुफिया दल की भी स्थापना की गई। देखिए, बारदोली जो सत्याग्रह है ये जनवरी 1926 को प्रारंभ हुआ, यानी जनवरी 1926 को ये प्रारंभ हुआ है जब सरकार ने भू राजस्व को 30% बढ़ाने का निश्चय किया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी सरकार ने यहाँ पर भू राजस्व को 30% बढ़ाने का निश्चय किया है, इसी वजह से ये स्टार्ट हो गया है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया और बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। इसके तहत एक खुफिया विभाग का गठन किया गया जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक किसान आंदोलन के नियमों का पालन करे और आंदोलन का विरोध करने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर तीसरे का सी, यानी कि 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्यवाही या प्रावधान के कारावास में रखा जा सकता था। यह रॉलेट समिति की सिफारिशों पर आधारित था। देखिए, रॉलेट एक्ट को आधिकारिक रूप से अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम नाम दिया गया।
लेकिन इसको रॉलेट एक्ट के नाम से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार रोका जाए। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों को बिना वारंटी के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है, यानी पहला वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहां पर चौथे का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। पांचवा प्रश्न है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में योगदान के लिए जाना जाता है? आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। शिक्षा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य, बेताल पंचविंशत के लेखक। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक शिक्षाविद के रूप में वर्ष 1846 में विद्यासागर जो है संस्कृत महाविद्यालय में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं और 1 वर्ष के अंदर इन्होंने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। तो ये बंगाली भाषा को लिखने और पढ़ाने के तरीके को इन्होंने बदलकर उन्होंने बंगाली शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति ला दी। ये शिक्षा से संबंधित भी हैं, तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। विद्यासागर के ही अथक संघर्ष का परिणाम था कि वर्ष 1856 में यानी 1856 में तत्कालीन भारत सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए लोगों का समर्थन पाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं के पुत्र नारायण चंद्र बंदोपाध्याय को विधवा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए संघर्ष किया और बाल विवाह की बर्बर प्रथा को कठिन चुनौती भी दी। तो यहां पर आपका बाल विवाह भी है और विधवा पुनर्विवाह दोनों के लिए इन्होंने दोनों बुराइयों को मिटाने के लिए कार्य किया है। बेताल पंचसती, देखिए बेताल पंचविंशत ये इनकी लिखी हुई एक रचना है, यानी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जिनमें बेताल पंचविंशति है, बंगलार इतिहास है, जीवन चरित है, शकुंतला है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 5वें का डी, 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग। 1888 में लॉर्ड डफरिन ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में राष्ट्रीय कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि यह केवल एक अभिजात सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सचिव जॉर्ज हैमिल्टन ने कांग्रेस नेताओं पर देशद्रोही और दोमुहा चरित्र रखने का आरोप लगाया। तो एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहने वाले व्यक्ति लॉर्ड डफरिन थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में चला आंदोलन बेगार के विरुद्ध था और इसके उन्मूलन की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के साथ साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। अवध में वर्ष 1918 से 1919 के आसपास बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का एक आंदोलन शुरू हुआ था। बाबा रामचंद्र सन्यासी थे जो पहले फिजी के गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे और यह आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के विरुद्ध था जो किसानों से अत्यधिक किराए या लगान की मांग करते थे और उन पर विभिन्न प्रकार के उपकर भी लगा रखे थे। इस किसान आंदोलन ने राजस्व में कमी, बेगार की समाप्ति और दमनकारी जमींदारों के सामाजिक बहिष्कार की मांग की। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर ये सही नहीं है। जब वर्ष 1928 में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारे से किया गया था। प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने भाग लिया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का ए, केवल 1। 8वां प्रश्न है आपका, बेबेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इस योजना के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का मुस्लिम बहुल क्षेत्र को आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करना था। ब्रिटिश भारत के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य, संचार आदि के लिए एक साझा केंद्र होगा। देखिए, बेबेल योजना के अंतर्गत ये दोनों ही प्रस्ताव नहीं थे। ध्यान देना, बेबेल योजना में प्रस्ताव नहीं थे। सरकार की ओर से जब तक
एक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया और इसी उद्देश्य से जून 1945 में शिमला में वायसराय लॉर्ड बेबल द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था और यहाँ इस सम्मेलन में बेबल योजना के मुख्य प्रस्ताव रखे गए थे। अब जैसे प्रस्ताव में बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे। परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियमन के ढांचे के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। गवर्नर जनरल अपने निषेधाधिकार का प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर करेगा। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को कार्यकारी परिषद में नामांकन के लिए वायसराय को एक संयुक्त सूची प्रस्तुत करनी थी। यदि एक संयुक्त सूची संभव नहीं हो तो अलग अलग सूचियां यहां पर प्रस्तुत की जानी थी। युद्ध में ब्रिटेन की निर्णायक जीत होते ही संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो ये कुछ प्रस्ताव उस बेबल योजना में रखे गए थे। ये दोनों प्रस्ताव बेबल योजना में शामिल नहीं थे। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 8वें का डी, ना तो 1 और ना ही 2। 9वां प्रश्न है आपका, गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत दिल्ली घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं। BR अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। फिक्की ने केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अन्य में नहीं। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और घोषणा पत्र जारी किया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गईं। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। BR अम्बेडकर ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, यानी टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, बल्कि तीनों में लिया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। वर्ष 1930 में फिक्की ने अपने सदस्यों को गोलमेज सम्मेलन का तब तक बहिष्कार करने की सलाह दी जब तक कि इस तरह के सम्मेलन में महात्मा गांधी स्वयं शामिल नहीं होते हैं या कम से कम उनकी स्वीकृति नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर गलत है, यानी फिक्की ने केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, अन्य में नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए, केवल 1। 10वां प्रश्न है आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील का कोई प्रावधान नहीं था। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट नाम दिया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, तो इसमें जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर बंधक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकता है और इसमें यह प्रावधान था कि वे सरकार के विरुद्ध कटुता प्रकट नहीं करेंगे और मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पर पहला वाला जो कथन है ये कथन आपका सही है, यानी अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। देसी भाषा का कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे पहले अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति सरकारी जो पत्रेक्षण को देनी होगी और इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट या मुंहबंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 11वां प्रश्न है आपका, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। किसान और मुस्लिम स्वदेशी आंदोलन से प्राय अप्रभावित रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन की मुख्य विफलता ये रही कि यह मुसलमानों और मुस्लिम किसानों का समर्थन नहीं ले सका। मुसलमानों को स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध रखने में सांप्रदायिकता के सचेत इस्तेमाल की ब्रिटिश नीति काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उभरी प्रवृत्तियाँ हैं इनको विदेशियों से घृणापरक और अंतर्राष्ट्रवादी मानते हुए टैगोर ने इनकी आलोचना की थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 11वें का सी, 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका,
1883 का इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। हथियारों के नियंत्रण पर प्रतिबंध से, ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से, महिलाओं के लिए वंशानुगत अधिकार से, वर्नाक्युलर प्रेस पर प्रतिबंध से। देखिए 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान वायसराय काउंसिल के एक विधि सदस्य सर कर्टनी इल्बर्ट ने विधान परिषद में एक प्रगतिशील विधेयक पेश किया और इस विधेयक में भारतीयों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई और ब्रिटिश एवं भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने के लिए प्रावधान किया गया था। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि पहले ये था कि भारतीय जो व्यक्ति होते थे उनकी सुनवाई तो ब्रिटिश भी कर सकता है और भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता है, लेकिन जो अंग्रेज व्यक्ति हैं, मान लीजिए अंग्रेज भारत में कोई अपराध कर रहे हैं तो उस मामले की सुनवाई केवल और केवल ब्रिटिश न्यायाधीश ही कर सकता है। यानी ब्रिटेन का जो निवासी न्यायाधीश है वही सुनवाई कर सकता है। तो ये लाया गया था कि इसके जरिए अब यहाँ पर कोई भी कर सकता है, चाहे वो भारतीय जज हो या ब्रिटिश जज हो, कोई भी अंग्रेजों की सुनवाई कर सकता है। तो ये इस वजह से लाया गया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12 का बी, ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता से। 13वां प्रश्न है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्रांतिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। बारिंद्र घोष अभिनव भारत से संबद्ध थे। मित्रबेला विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संगठन था। बारिंद्र कुमार घोष एक भारतीय क्रांतिकारी और पत्रकार थे और यह बंगाल क्रांतिकारी संगठन युगांतर इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये सही नहीं है। बारिंद्र घोष अभिनव भारत से संबद्ध नहीं थे बल्कि युगांतर से संबद्ध थे और ये श्री अरविंदों के छोटे भाई थे। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। सावरकर ने अपनी किशोरावस्था में मित्रमेला नामक एक युवा संगठन की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का बी, केवल सेकंड। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से 1942 के क्रिप्स मिशन की सिफारिश या सिफारिशें थीं। पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना, भारत की रक्षा को ब्रिटिश नियंत्रण में बनाए रखना, डोमिनियन दर्जे वाला एक भारतीय संघ। देखिए पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से इसमें स्वीकार नहीं किया गया था और इसी वजह से मुस्लिम लीग को इस पर आपत्ति थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखेंगे भारतीय रक्षा को ब्रिटिश नियंत्रण में यहां पर बनाए रखना, यह इसमें कहा गया था। तीसरा वाला कथन यह भी सही है। डोमिनियन दर्जे वाला एक भारतीय संघ जिसे राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होता है, तो यहां पर यह बात भी रखी गई थी। तो यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी, 14 का डी, केवल 2 और 3। 15वां प्रश्न है आपका, गदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। गदर संगठन एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था और वह हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच एकता का पक्षधर था। कोमागाटा मारू प्रकरण का गदर आंदोलन की कार्रवाई पर प्रभाव पड़ा। भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा शोर समिति का गठन किया गया था। गदर का मतलब होता है विद्रोह और गदर अखबार का उर्दू में पहला अंक 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ और वहीं इसका गुरमुखी में जो अंक है वो 9 दिसंबर 1913 को प्रकाशित हुआ है। गुरमुखी में 9 दिसंबर 1913 को प्रकाशित हुआ है। इन अंकों में प्रकाशित कविताओं का सबसे गहरा प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिसे देखते हुए इन कविताओं को गदर दी गूंज के रूप में संग्रहित और प्रकाशित किया गया और इनकी प्रतियों को मुफ्त में बांटा भी गया। इन कविताओं को उनके क्रांतिकारी उद्बोधन के साथ ही धर्मनिरपेक्ष स्वर के लिए विशेष रूप से चिन्हित किया गया था, जहां हिंदू, सिख, पठान, मुस्लिम सभी से ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू करने की अपील की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। 1914 में यानी 1940 में यहां पर 3 घटनाओं का गदर आंदोलन की जो गदर आंदोलन है इस पर असर पड़ा है। यहां पर आप देखेंगे हरदयाल की गिरफ्तारी हुई है और उनका फरार होना, कोमागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध, ये 3 घटनाएं हुई हैं। इन तीनों ही घटनाओं का गदर आंदोलन पर प्रभाव पड़ा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। देखिए यहां पर तीसरा वाला कथन यहां पर गलत है। जो कोमागाटा मारू प्रकरण है इससे संबंधित शोर समिति बनाई गई थी।
यानी कि शोर समिति कोमागाटा मारू प्रकरण से संबंधित है, न कि भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजवादी विचारों को रोकने के लिए। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल 1 और 2। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।